यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले यूपीएससी क्रैक करते हैं नहीं करते थे पता नहीं, बट ज़िंदगी कभी वो फेल नहीं होंगे ज़िंदगी में। आपका आइडियल कौन था सर? कई लोगों का हमने एग्जाम्पल देखा है छोटा छोटा, बट एक ही व्यक्ति को मैं किसी से ज़्यादा मैंने फॉलो किया या उनको माना तो अगेन मेरा मदर ही था। आपने क्वालिफाई किया, नाम आ गया लिस्ट में, वही लोग, कौन लोग आपको छोटा मोटा चीज़ के लिए भी तंग करने वाले थे गांव में, वही लोग स्वागत किया। तो उसको देखे माताजी या परिवार का आंख में आंसू था, वो खुशी का था। मैंने आज तक कभी किसी के लिए क्लैपिंग नहीं करी है और आज मैं जो है मैं चाहता हूँ सब लोग जो है एक बार क्लैपिंग जरूर कर लो यार। मतलब क्लैपिंग सर वो ये जो कहानी है ना, मतलब ये जो हम तो कहानी की तरह से देखेंगे, आपने उसको महसूस किया, आपने जिया उसको। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये स्कीम तो ठीक ठाक नहीं है? एज सच ऑन पेपर मैं विथ कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कोई स्कीम हो ही नहीं सकता कि गलत हो। हर स्कीम बेनिफिट्स होगा ही होगा। ये पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है सर? पॉलिटिकल प्रेशर इज़ अ रियलिटी, बट पॉलिटिकल प्रेशर काम को तेजी लाने के लिए भी हो सकता है। करेक्ट। एक तो काम बहुत पॉजिटिव है सर आप। नहीं पॉजिटिव नहीं, आप बहुत पॉजिटिव है सर। सच्चाई यही है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सर, वो ये कहते हैं कि ये काम करो, अदरवाइज यहाँ से ट्रांसफर वहाँ, वहाँ से ट्रांसफर यहाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को आपको कोई विभाग फिक्स नहीं है, आपको या ऑफिस फिक्स नहीं है। तो आप कह रहे हो कि कॉन्सिक्वेंसेस, वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो आप इस जगह के जाके दूसरा ऑफिस जा रहे हो। तो मैं कर्नाटक से इतना दूर से इधर काम करने के लिए आया हूँ, मुझे इस ऑफिस से दूसरा ऑफिस जाने से कोई फर्क नहीं है। सबसे अधिक किसको फॉलो करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है, दिल को या दिमाग को? दिल पहला आना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर के आपका क्या है सर, क्या ओपिनियन है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए और कब तक होना चाहिए? मेरा परिवार को, मेरे माताजी को, मुझे मिला इस बेनिफिट, अब मेरे आगे का जनरेशन को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा। सर यहाँ तो बहुत से विधायक हैं सर जो लगातार ले रहे हैं सर। सर मैं कंप्लेन कर दूंगा भाई। नहीं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एजुकेशन का कह रहा हूँ। देखो, रिजर्वेशन इज नॉट अ जनरल वन कि सर यहाँ पर जो है कैसे इंक्रोचमेंट खत्म किया जाए, ट्रैफिक जाम कैसे ठीक किया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए। हो नहीं पाता सर, अभी भी लोग वो पिछले 5-10 सालों से लगातार वही स्थिति देखने को मिलती रहती है। सिविक सेंस का इम्प्लीमेंट करने के लिए आरटीओ पुलिस से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डिफरेंस चालान नहीं आ रहा। काटना सिविक सेंस तो नहीं होगा ना सर, मतलब वो सिविक सेंस कहाँ डेवलप होगा सर? चालान काट लिया, कोई, मैं कह रहा हूँ सर, वो कोई बंदा गया सर, कोई यूथ है, कोई युवा है सर, वो गया, उसका चालान काट दिया सर, उससे उसका सिविक सेंस कहाँ डेवलप हो रहा सर? हमारा जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ही नहीं है, मैं भी गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट में मेरा कंट्रीब्यूशन है, हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन है, हर एक सिटीजन अपना कंट्रीब्यूशन से ही गवर्नमेंट चला रहा है। ये हम कब तक हम घर के बाहर का रोड गवर्नमेंट का है करके मानेंगे? तो ये एटीट्यूड चेंज है कि मुझे लगना चाहिए कि ये मेरा पैसे से बना हुआ रोड है, ये मेरा रोड है, मैं फेंकूंगा नहीं क्योंकि ये मेरा रोड है या मेरा पब्लिक स्पेस है करके कब तक हम सोचने लगेंगे? उस दिन से ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज आएगा। ये जो है, जब हम हेलमेट नहीं लगाते हमारा चालान कट जाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाते चालान कट जाता है, लेकिन जो सड़क पे गड्ढे पड़े हुए उसमें चालान किसका कटेगा? और सड़क पे चलते हुए सर वो लाइट्स नहीं जल रही होती हैं, उसमें चालान किसका कटना चाहिए? ऐसा कमी होगा सर, ऐसा होता है। नहीं, सड़कों में गड्ढे, सड़कों में, हाँ जी सर, सड़कों में गड्ढे होते हैं। अब गड्ढे बन गया, उसको फिलअप करने के लिए X प्लस कुछ अमाउंट आएगा, दैट्स अ चालान फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, दैट्स अ चालान। एक वो शख्स जो एक सपना देखता है, सबसे पहले उनकी माँ एक सपना देखती हैं और उस सपने के बाद अटेम्प्ट के बाद एक किक, और किक के बाद जब वो सफलता हाथ लगती है तो वही दोस्त माला पहनाए हुए नजर आते हैं जो उन्होंने कहा था क्या कर रहा है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको बताएंगे बेसिकली आपका सपना होता है। हर किसी, अगर आप किसी बच्चों से पूछो कि तुम्हारा सपना क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का सपना, या मैं कहूं कि हर किसी का सपना एक बार ऐसी इच्छा होती है मैं आईएएस बनना चाहता हूं। तो आज हमारे इस स्टूडियो में आईएएस दीपक रामचंद्र सेठ जी हैं, जो कि रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर मैं। तो शुरुआत में ही सबसे पहले उसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चूँकि आप जो है
आपने एक कड़ी मेहनत की और एक मेहनत के बाद एक पोजीशन एक्वायर करना, एक क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम जीवन में आईएएस बने, और बहुत लोग आईएएस से मिलना भी चाहते हैं सर। तो हमने सोचा इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए आपसे मुलाकात हो जाए। शुरुआत करते हैं सर, आपकी बेसिकली आपकी जर्नी क्या रही है सर, जो आपने स्टार्ट किया और फिर यहाँ तक की? सबसे पहले मैं मेरा छोटा परिचय देना चाहता हूँ। मैं दीपक शेट करके हूँ। मैं कर्नाटक से आता हूँ। मैं 2022 बैच उत्तराखंड कैडर में हूँ। करंटली रुड़की में, आपने कहा रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट पोस्ट में हूँ। आईएएस हर एक बच्चे का सपना होता है। जैसा मैं भी, मेरा बचपन में कहता बुक में लिखते थे कि हम आईएएस होना चाहिए, मेरे नाम के सामने आईएएस लिख दिया। तब हमारा टीचर्स भी कहते थे कि नहीं यार, ये आईएएस होना बहुत बड़ी बात होता है करके। तो उसके बाद ये सपना आने के लिए कारण है, मेरा माताजी थे। माताजी एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। उन्होंने अपना लाइफ बहुत पहले ही, उनको पूरा फैमिली का जिम्मेदारी आया था। तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि गांव में अकेली फैमिली था उनका, हमारा। तो उस वजह से उन्होंने पहले ही सोचा कि मेरे लिए गांव में एक पूरा समाज को फेस करने के लिए, आगे खड़े होने के लिए, तो एक मजबूत व्यक्ति मेरा घर पे होना चाहिए। तो गरीबी की वजह से होता होगा, उन्होंने सोचा कि एक ही रास्ता हो सकता है, कौन मुझे अच्छा चीज़ें मिल सकते हैं, वो था एजुकेशन। आपने बोला सपना है, दूसरा मैंने बोला एजुकेशन। तो उन्होंने सोचा कि एजुकेशन के माध्यम से मेरा बच्चा को मैंने सही से पढ़ाई करोगे तो अच्छा पोजीशन या अच्छा चीज़ें हासिल कर सकते हैं करके उन्होंने सोचा। उसके बाद मेरा खड़ी मेहनत भी था उसके साथ साथ, और भगवान का कृपा, और साथ में साथ फैमिली का सपोर्ट। उस वजह से मैंने 2022 में मेरा 7th अटेम्प्ट में एक्चुअल में एग्ज़ाम क्लियर किया। तो सपना माताजी से शुरू हुआ, और लगातार फेल्यूर के बाद, मेरा 4-5 अटेम्प्ट फेल्यूर होने के बाद उस सपना सच में मेरा हो गया। क्योंकि मुझे भी बहुत सारा सुनने लगा कि आप लोग अपना यूथ टाइम पे बर्बाद कर रहे हो, या इन द सेंस आप टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो करके। तब मैंने 5th फेल्यूर के बाद सोचा कि इस फेल्यूर को मुझे कुछ चीज़ें से कंपेंसेट करना है, तो एक ही रास्ता हो सकता है, तो एग्ज़ाम को क्लियर करके ही रखना है करके। तो तब वो मेरा गोल हो गया। तो मेरा गोल के बाद मैं पीछे और ज़्यादा पढ़ा। 2 साल में कंटिन्यूस एफर्ट के बाद मैं 2022 में सिविल से एग्ज़ाम क्रैक कर पाया। आपकी माताजी आंगनवाड़ी वर्कर थीं, तो वो विज़न उनका कैसे आया? मतलब किस चीज़ को देख करके आया? सोसाइटी को देख करके आया, लाइफ स्टाइल को देख करके आया, या किस चीज़ को लेकर के? आपका तो आपने बोला कि 5-6 अटेम्प्ट देने के बाद, या 4-5 अटेम्प्ट के बाद आपके अंदर आया कि अब तो मुझे करना है। 4-5 अटेम्प्ट तो मुझे लगता है शायद कई बार हिट एंड ट्रायल मेथड लोग इस्तेमाल करते हैं, चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। आपका क्या रहा आई डोंट नो, लेकिन माताजी का क्यों आया था वो? सिर्फ थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो माताजी आंगनवाड़ी वर्कर थी। उनको अपना बचपन में थोड़ा जल्द ही फैमिली का जिम्मेदारी संभालना पड़ रहा था, और पूरा गांव में, बगल का गांव से शिफ्टेड थे। हमारा पिताजी एक चाय का दुकान चलाते थे। तो उस वजह से गांव में अकेला परिवार था कि इनका सपोर्ट में कोई नहीं आया था। तो उन्हें अपना जगह के बारे में, कई लोग गांव से ही, उनको प्रेशर ऐसा था कि इस गांव से भगाने लायक प्रेशर था। तो उसके साथ साथ मैं 5th किड भी हूँ। मेरे से पहले 2 भैया और 2 बहन हैं। सभी लोगों को माताजी ने अपना कमाई से सभी लोगों को स्कूलिंग कर नहीं पाई, तो उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। कई मेरा भैया को, किसी को मठ पे डाल दिया, किसी को वर्कशॉप में डाल दिया। एक बहन को ही टीचर भी है वो, उनको पढ़ा पाए, और दूसरा बहन को भी पूरा पढ़ाई कर नहीं पाए। तो ये सब कारण था कि एक तो समाज में अपना एक सपना पूरा करने के लिए और सभी के सामने खड़े होने का एक ताकत, और दूसरा था कि क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है, क्योंकि पूरा फैमिली का चलाने का जिम्मेदारी उन्हीं के पास था। कुछ कारण से मेरा पिताजी को उतना सहयोग नहीं कर पाए। तो माताजी ने सोचा कि यही एक रास्ता है कि पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दूँ, क्योंकि पब्लिकली हमें देखो, पब्लिक एजुकेशन फ्री है। मेरा पूरा एजुकेशन, मेरा इंजीनियरिंग तक 0 कॉस्ट पे हुआ है, ये सच्चाई है। इट्स थ्रू स्कॉलरशिप ओनली मैंने पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं है कि, और रेप्यूटेड कॉलेजेस में ही पढ़ा किया। गवर्नमेंट का पॉलिसी सी था, उस वजह से ही मुझे अच्छा कॉलेजेस भी मिले, और ऐसा अपॉर्चुनिटी में मिला, पढ़ाई भी कंटिन्यू करो। तो यही कारण था मेनली कि अपना एक सबके सामने खड़े होने का एक ताकत,
और एक मैं कहता हूँ माता जी का महिला शक्ति भी था। स्त्री शक्ति ने उतना पावर दिया है मुझे भी, और साथ में प्रयास का तो ऑब्वियसली था। ये कहावत, ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि फाइटिंग अगेंस्ट ऑड्स, कहानी वही लोग लिखते हैं, इतिहास वही लोग लिखते हैं जो कहीं ना कहीं एक मुसीबतों को उन्होंने देखा होता है, या कुछ ऐसी चीज़ देखी जो वो फिल्म आती है सर किक, है ना, तो वो आता है लाइफ में कि बस ये चीज़ है, इसके बाद तो मुझे करना है। तो माताजी का ऑब्जेक्टिव था, आपकी माताजी का ऑब्जेक्टिव था, उसको आपने पूरा करने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात है कि आप वही कि सब कुछ स्कॉलरशिप पे किया, मतलब आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की होगी, की है तभी ऐसा हुआ। वो कौन सा किक आया कि आपको आया कि बस अब तो मुझे ही करना है, अब तो मैं करके रहूँगा, मतलब आप तो IAS क्वालिफाई करके रहूँगा, अब बिना इसके काम नहीं बनने वाला? नहीं, ये सपना पूरा करने के लिए जैसे मैंने 2015 में शुरू किया अपना मेरा पढ़ाई की प्रिपरेशन शुरू किया, तब मैं दिल्ली में चला गया। जैसे बहुत सारा पहले ऐसा होता था कि IAS बनना है, आपको पढ़ाई करना होगा तो दिल्ली ही जाना है, मुखर्जी नगर जाना ही जाना पड़ेगा। तो उस टाइम में ये भी था, मैं भी देखा कि जाके चलेंगे करके, उधर बहुत लोगों के साथ पढ़ने से आपको बहुत सारा सीखने का भी मिलता है। और उसमें क्या हुआ, मेरा पहला 4 अटेम्प्ट पहला स्टेज में ही नहीं हो पाया, तो उस वजह से मैं वापस बेंगलोर चला गया। तो खुद सोचा कि एक तो कहीं इवेंट्स में हम जाते हैं, सोशल इवेंट हो या कोई गैदरिंग होता है, आपका फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छा तरीके से बात नहीं कर पाते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। क्यों नहीं बात कर पाते? तो क्योंकि आपका अभी इतना ही आता है कि आपने पिछले 4 साल में क्या दिया, क्योंकि IAS प्रिपरेशन एक ऐसा चीज़ है, कहाँ आपको सक्सेसफुल होते हो तो आपको मतलब क्लैरिटी का मिल जाता है, आपको फेलियर होता है उससे आपने 10 गुना भी सीखा होगा, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। हमारा समाज उसको नहीं जानता है कि वो व्यक्ति ने क्या किया है, उसने क्या अच्छा किया, और कहीं भी IAS के छोड़ते हुए भी कुछ और फील्ड में भी जाएंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। अब मेरे साथ प्रिपरेशन करने वाले बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो कहीं भी जाए होंगे, उन्होंने बहुत सारा चीज़ें समझने का और चीज़ें उन्होंने हैंडल करने का तरीका अलग हो जाता है। वो अपना ऑनेस्ट एफर्ट से कौन प्रिपरेशन किया है वो उन्हीं को पता चलता है कि उससे क्या लाभ मिलेगा। हमें कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करने का हो, या समाज का समस्या को सुनने का हो, एक जागरूक नागरिक बनने का हो, कई चीज़ों में आता है, वो फ़र्क पड़ता है हमें, नोइंगली और अननोइंगली हमें ये चीज़ें फ़र्क पड़ता है। और ऐसा 4th अटेम्प्ट में ये सोशल ह्यूमिलिएशन मैं कह सकता हूँ, कहीं जाता है तो कोई पीछे से नहीं, कोई सामने से बात उस रेस्पेक्टफुली करते नहीं है। कोई एक व्यक्ति, मेरा पर्सनल मानना है कि आपको व्यक्ति को व्यक्ति तरह ट्रीट करना है, उसके बाद उसका प्रोफेशन। पहले तो आता है व्यक्ति, कोई हर एक इंडिविजुअल है, और हर एक इंडिविजुअल अपना क्षेत्र में योगदान दे ही रहा है। उसी वजह से है हमारा इतना बड़ा समाज और इतना बड़ा देश चल रहा है। और हर योगदान है उसको हम तुलना दूसरा योगदान से नहीं कर सकते, वो अपने आप एक उतना ही मूल्य है उसका। तो ये फेल्यूर ही एक कारण था मुझे कि मेरा इस फेल्यूर को मैं कंपेंसेट करने के लिए फिर से मैं MNC जाके ज्वाइन कर सकता था, कमाई कर सकता था, बट उससे मुझे पैसा मिल सकता है, बट इस 4 साल का नुकसान नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन भी, और साथ ही साथ उस 4 साल का नुकसान क्या हुआ है, मुझे 4 साल मैंने फेल्यूर हुआ है, उससे रिजल्ट नहीं मिला है, वो कभी नहीं मिलेगा। और हमेशा मेरे एक सोच रहेगा कि नहीं यार, मैंने एक और साल ट्राई करना था करके। तो उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है, उसमें मुझे फ़र्क पड़ा रिज़ल्ट। मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मेरा प्रयास में क्या कमी था, ताकि मैं किसी बाहर नहीं ढूंढा मैंने सोल्यूशन, हमेशा अंदर ही सोचा कि कुछ कमी मेरे साथ ही होगा, तो इसीलिए, और वो चेंजेस लाने से मुझे प्रयास में सफलता मिला। तो दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स देखती है, आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई है, एक तरफ से दुनिया थोड़ा व्यस्त भी है अपने इस पे, तो बट उससे हमें आपने एक शब्द यूज़ किया थोड़ा पहले, किक। हाँ, किक। तो ह्यूमिलिएशन ना होता, वो किक नहीं मिलता इसी दुनिया से, मैं आज इधर नहीं बैठ सकता था। तो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, मैं उस ह्यूमिलिएशन को भी मुझे श्रेय देना पड़ेगा। किस को ह्यूमिलिएशन को आप, बहुत से लोग होते हैं सर उसी में खो जाते हैं, आपने उसको एज ए चैलेंज लिया तब वो कन्वर्जन हुआ। अगर वो चैलेंज नहीं लेते, उसी में बस खो जाते, अब तो किसी ने हमें बुरा बोल दिया, लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं, मैं फेल हो रहा हूँ, फिर तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है शायद। कहीं बहुत सारा स्टेटमेंट्स है आप ले सकते हो कि फेल्यूर को आप कैसा डिफाइन कर रहे हो, सक्सेस को कैसा डिफाइन कर रहे हो।
ये चीज़ें मैटर करता है। सक्सेस इज़ नॉट लाइक आप क्या चाह रहे हो, मेरा अकॉर्डिंग सक्सेस वो है आप क्या चाह रहे हो, हो रहा है वो तो सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक IAS बनना या कुछ पॉलिटिकली अच्छे जगह पे पहुंचना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, वो अपना कौन अपना विशेष से अकॉर्डिंग जा रहा है, उनका वो सक्सेस हो सकती है। वैसे ही इस पॉजिटिव थॉट से हम देखते हैं, तो ये सोच बदलने का भी प्रयास मेरा प्रिपरेशन ने किया है कि मुझे कोई चीज़ है मेरे सामने आएगा उसको मैं कैसा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ। हमेशा आपके साथ बहुत सारा चैलेंज आता है, उसमें आप कई 2-3 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि नहीं ये हो नहीं सकता था करके, बट वो थॉट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, वो अपना प्रिपरेशन ही देता है। तो कौन कौन प्रिपेयर कर रहे हो वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि अपने आप में वो एक चेंजेस आता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आता है, बट लगातार प्रयास से ज़रूर आता है। जैसे आपने कहा कि वो अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लोगों ने अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, टोंट मारना शुरू कर दिया। अब क्या होता है सर, आप मतलब ये बहुत से मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ ने क्वालिफाई किया, कुछ ने IAS सोचा, PCS हुए, कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब कुछ नहीं किया मीन्स वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्या सोसाइटी उन्हें मतलब हमेशा गलत दृष्टि से ही देखती रहेगी? मतलब क्योंकि अच्छा, माँ बाप भी कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार तुमसे नहीं होगा। दोस्तों कहते ही हैं, दोस्तों तो कई बार ऐसा बोलते हैं भाई तुझसे ना हो पाएगा, तुम रहने दे। तो बेसिकली क्या है कि लेकिन आप अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद, 5 अटेम्प्ट के बाद नहीं होता है, तो एक वो बच्चा क्या क्या सीख जाता है सर? क्या वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है अलग से? मैं वो जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ सोसाइटी कैसा डिफाइन करता है वो आपको मैटर करना नहीं चाहिए। सबसे मैटर करना चाहिए आप खुद को कैसा जजमेंट कर रहे हो। लेकिन सर दुनिया तो ये, बच्चे तो ये लेके चलते हैं, परिवार ये लेके चलता है, सोसाइटी में जो लोग हैं वो कहते हैं वो 4 लोग क्या कहेंगे ये पहले देखो। सही है, बट आप भी खुद उसी एंगल पे है। आपका सोसाइटी और साथ में आपका परिवार भी क्या कह रहा है उससे आप सहमत है, तब तो आपको लाइन चेंज करना पड़ेगा। आप खुद सहमत नहीं है तब उसको लाइन को आप आगे बढ़ाना पड़ेगा आप, क्योंकि आपका अंदर का बात आ रहे है कि आप क्या कर रहे हो सही है कि नहीं है। क्या आपका कमी आपका प्रयास में है या आपका भाग्य में नहीं है, वो सब चीज़ें भी आपको खुद पता है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, आपका प्रयास का जजमेंट बाहर से नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा आपको अंदर से मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ बाहर से मिलता है तब तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप खुद ही डाउटफुल हो अपने ऊपर या अपना प्रयास के ऊपर या अपना चांसेस के ऊपर, देन उसको उस टाइम छोड़ के अन्य जगह पे जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कोई एक बंदा अपना हॉनेस्ट एफर्ट डाल के 2 साल का भी कंटिन्यूस प्रयास या प्रिपरेशन किया है करता है, उनका एक सोच का हॉरिजॉन होता है। हमने सब चीज़ें पहले, ऐसा नहीं है कि UPSC के लिए बहुत अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, अलग चीज़ें पढ़ना पड़ता है, अलग तरीके से तो पढ़ना ही है, सॉरी अलग चीज़ें नहीं होता है। फिर पहले पढ़ाई वाला चीज़ ही कैसा दृष्टि, मतलब अगेन पर्सपेक्टिव कैसा है, एक दूसरों से चीज़ कैसे जुड़ा है। फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी का कुछ सोशियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, सोशल इश्यूज पढ़ रहे होंगे या सोशल जस्टिस पढ़ रहे होंगे, उसमें पॉलिटिकल जस्टिस का क्या सिस्टम है या इकोनॉमी का क्या रोल है, या दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या इकोनॉमी का रोल है। और वैसे ही आप कोई फील्ड में जाओ, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गया आपका, तब आपको गवर्नमेंट पॉलिसी समझ में आएगा जल्दी और कैसा रास्ता अपनाना पड़ेगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, वो मदद आएगा। आप दूसरे फील्ड में कहीं भी हो, NGO में बहुत सारा लोग अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा, हमारा एक सिविल सोसाइटी भी एक पिलर माना जाता है, कहाँ लोगों को रीच और हो जाती है। तो ये लोग कहीं ना कहीं सही से मेहनत करके किसने पढ़ाई किया वो सोसाइटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे करके ही मैं मानता हूँ। सर आपने कहा कि भाग्य जो है, भाग्य में आपके है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा और ये कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि मेरे भाग्य में नहीं है? मैं कहता हूँ हमारा सोच प्लस करने का काम कंट्रोलेबल के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वही चीज़ों के ऊपर सोच सकते हो, सोचना चाहिए और वही चीज़ों के ऊपर आपको कार्य करना चाहिए क्या आपके हाथ पे है।
फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कैसे डिसाइड होगा सर कि मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं है? कोई बच्चा वो क्वालिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो डेस्टिनी के ऊपर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ये कब वो डिसाइड होता है या कैसे डिफाइन होगा? लक फैक्टर, भाग्य आपका एफर्ट के बाद ही आएगा। एफर्ट आपने 100% डाला है अपना क्षमता अनुसार, तब आपको उसके बाद आपको स्टॉप करना है। मान लिया आपने पूरा दिल लगा के मेहनत करके कितना कर सकते थे आप उतना प्रयास किया, तब आपको स्टॉप करना है। तब आपके पास इस मिलता है, वेल एंड गुड है। नहीं होगा तो आप साथ में अपना दूसरा करियर भी स्टार्ट करके दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। मतलब अपना 100% पहले देना अपना है। 100% एफर्ट होगा, तब उसके बाद आप भाग्य इस चीज़ के मतलब ऊपर जितनी जान लगा सकते हो लगा दो, इसके बाद जो होगा फिर फिर देखेंगे। वो देखा जाएगा। आपको रिजल्ट के ऊपर नहीं करना है, अपना प्रयास के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपना प्रयास पूरा हुआ तब तो आपको 99% मिल ही जाता है। वो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था सर कि असफलता का तात्पर्य यह है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम सही तरीके से अगर हम मेहनत करते हैं, अपना 100% दे देते हैं, तो शायद रिजल्ट्स जो है कई बार कोई चेंज हो जाती है। वैसे ही एक और कहावत भी है कि हमारा लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स ने भी कहते थे, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले यूपीएससी क्रैक करते हैं नहीं करते थे पता नहीं, बट ज़िंदगी कभी वो फेल नहीं होंगे ज़िंदगी में। क्या बात है सर, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए गोल्डन लाइन होगा जो लोग शायद कभी निराश हो जाते हैं कुछ अटेम्प्ट करने के बाद, कि भाई ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। तो सर आप जब कर रहे थे तो एक मोटिवेशन क्या था सर? मतलब किसको आप देखते थे? कोई आइडियल आपको समझ में आया कि हाँ ये हमारे आइडियल हैं, हमें तो इस तरीके का बनना है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आइडियल हो जाता है। अगर मैं अपने फील्ड में देखूँ तो मैं भी किसी न किसी को देखूंगा कि हाँ मुझे इस तरीके का करना है, या कुछ एक फ्रेम सेट हो जाता है मेरे माइंड में कि हाँ मुझे इस तरीके की चीज़ें बिल्ड करनी है। आपका आइडियल कौन था सर? तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कई लोगों का हमने एग्जांपल देखा है छोटा छोटा, बट एक ही व्यक्ति को मैं किसी से ज़्यादा मैंने फॉलो किया या उनको माना तो अगेन मेरा मदर ही था। क्योंकि उनका जर्नी ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ 2 तक पढ़ाई की, सेकेंड स्टैंडर्ड के बाद उनका शादी हो गया था। शादी होने के बाद उन्होंने फिर से पढ़ाई किया, 7वीं पास किया। 7वीं पास करने के बाद आंगनवाड़ी का काम लिया, और 90s में पूरा गांव में हमारा साक्षरता अभियान चलाया। पहली बार एजुकेशन का मेरा गांव में, कर्नाटक में, वो छोटा सा गांव है, और उन्होंने 60 साल के बाद भी अपना काम कभी रोका नहीं। उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद भी तो काम ज़रूरी रखे। तो मुझे ये मोटिवेशन लगता था कि हम हैं अभी 20s में, 60s का लोगों को भी इतना ड्राइव है, तो कुछ हर दिन रेस्ट नहीं कर रहे कोई, तो वो अंदर का एनर्जी को कहीं बाहर डाल रहे हैं ना, तो वो चीज़ था मुझे ज़्यादा आइडियल लगा। तो हमें भी अभी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमें हमारा एफर्ट्स को ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि रिज़ल्ट अपने आप आएगा। आप तब आपको अपना प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे। तो आप सिर्फ एंड रिज़ल्ट के ऊपर ही सोचते जाओगे, तब आपका ये वाला एफर्ट्स का क्या देना था वो आप भूलते जाओगे। आप जो है आइडियल आप माता जी पे लेकर गए। मैं वो क्वेश्चन पुटअप करूँगा कि जब आपने क्वालिफाई किया, नाम आ गया लिस्ट में, तो माता जी को बताया होगा, रिएक्शन क्या रहा, कैसा रहा? मतलब वो चीज़ तो क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल और बहुत इमोशनल वो जो सीन होता होगा कि जिस सपने को लेकर के हम भाग रहे थे और माता जी की जो इच्छा रही होगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ, मतलब हो सकता है उम्मीद उनको रही हो, आपको रही हो, जो कुछ भी रहा हो, क्या था सर, किस तरीके का था? तो एक तो खुशी का माहौल था ही, और मैंने कब सूचना दी कि पहले माताजी और पिताजी चले गए मंदिर में कि पूजा करने के लिए, शायद उन्होंने भी बहुत सारा मांग रखी होंगे। तो ये इसमें मैं कह रहा हूँ, तो खुशी में ज़्यादा मैं थोड़ा बेंगलोर में था। गांव मेरा बेंगलोर से 450 किलोमीटर दूर है। तो मैं अगले दिन ट्रैवल करके पहुंच गया गांव में। तो वही लोग, कौन लोग आपको छोटा मोटा चीज़ के लिए भी तंग करने वाले थे गांव में, वही लोग स्वागत किया। तो उसको देखे माताजी या परिवार का आंख में आंसू था, तो वो खुशी का था। तो वही एक चेंजेस था, क्या वो चाह रही थी। तो आप क्या सोचोगे, सही सोच होना चाहिए, 4 लोगों को भला होने का सोच या आपका खुद का भला होने का सोच,
और उसके साथ एक प्रयास, ये आपको हमेशा कोई भी होगा फील्ड, उसे मिलेगा आपको सक्सेस। आपका सोच ही गलत हो सकता है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कि वही लोग सबसे पहले स्वागत करने गए थे जो लोग कभी कुछ न कुछ टोंट मारा करते थे। मैंने आज तक कभी किसी के लिए क्लैपिंग नहीं करी है, और आज मैं जो है मैं चाहता हूँ सब लोग जो है एक बार क्लैपिंग जरूर कर लो यार। मतलब क्लैपिंग सर, वो ये जो कहानी है ना, मतलब ये जो हम तो कहानी की तरफ से देखेंगे, आपने उसको महसूस किया, आपने जिया उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कभी टोंट मारते हैं, भाई सुन लो आप लोग, जीवन में कौन क्या आपको कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लगे रहो लगे रहो लगे रहो, जब सफल हो जाओगे तो जो तुम्हारे खिलाफ थे वो तुम्हारे साथ हो जाएंगे। राइट सर? ये तो है ही। मतलब और सबसे पहले स्वागत वही करेंगे। वही लोग खड़े हो जाएंगे आपको, कहते थे कि मैंने ही कहा था इनको प्रिपरेशन करने के लिए, ऐसा भी लोग आ जाता है। उस टाइम आपको और बड़ा हार्ड से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि उन्होंने मुझे किया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हर एक सिचुएशन आपका लाइफ में होगा, आया होगा, आएगा, सब अच्छे के लिए होगा, और उसको आप अपॉर्चुनिटी या चैलेंज पॉजिटिवली देखोगे, वो आपको एक चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी जैसा बन के आएगा। तो उसको आप सही से यूटिलाइज कर पाओगे तो उससे ही आपको फ़ायदा होगा। भाई वो मुझे ना KGF वाली स्टोरी कुछ मैं देख रहा था। मैं फिल्म सेक्शन के लोग उसी तरीके से देखते हैं सर, कि माँ की एक जिद्द, उस जिद्द में जो है बेटा अपनी मेहनत कर रहा है और करते हुए एक मुकाम पर पहुँचता है। फिर वो लोग जो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, वो खुद ताली बजा रहे होंगे और खुद जो है गले मिल रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। वो मुस्कुराहट जो आपकी वो बता रही है। बिल्कुल। चलिए मैं अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपकी उत्तराखंड में सबसे पहली जब पोस्टिंग हुई पौड़ी में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? सबसे पहले हमारे लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है 2022 से 2024 में। इस बीच में 1 साल हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करके होता है। 1 साल एकेडमिक मसूरी में लबासना है, LBSN में, उसमें होता है। 1 साल मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुआ था, हरिद्वार में ही हुआ था। बहुत सारा कैपेसिटीज़ में ट्रेनिंग होता है। उसके बाद मेरा पहला पोस्टिंग हुआ था जॉइंट मजिस्ट्रेट पौड़ी सदर। पौड़ी में बहुत अच्छा रहा। उधर का और इधर का फ़र्क ये है, एक तो द वे आपको लोग आने का तरीका हो, लोगों का समस्या है ज़्यादा। उधर मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व किया। एक तो लैंड से ज़्यादा इशू है उधर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। आज भी हम देख रहे हैं पौड़ी जैसे जगह पे बहुत सारी खबरें आती है कि गुलदार आ गया, ये चीज़ें। उसके अलावा माइग्रेशन एक बड़ी चैलेंज है। माइग्रेशन की वजह से हम बीइंग SDM ज़्यादा लैंड इश्यूज़ के ऊपर केसेस ज़्यादा होता है। उसमें माइग्रेशन की वजह से कोई किसी ने अपना ज़मीन किसी को ये कर दिया, या किसी ने सेल कर दिया, ऐसा वाला इश्यूज़ भी था। उसके अलावा बहुत सारा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे DM सर के डायरेक्शन के, वो भी अच्छा रहा उधर। उसके बाद अभी रुड़की में है। तो रुड़की में और वहाँ के डिफरेंसेस। लेकिन जब आपने पढ़ाई की होगी सर और आपकी ज्वाइनिंग हुई, अब जो रियलिटी जो आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हमने भी जब पढ़ाई की तो उस समय कहा जाता है बेटा जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो फील्ड में काम नहीं आने वाला। तो आपने जो पढ़ाई की या जो भी कुछ आपने सीखा, एग्ज़ाम दिया, प्रैक्टिकली आप वही चीज़ देख रहे हैं? मतलब रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं या एग्जैक्ट है वैसा ही है? इन दी होलिस्टिक पिक्चर आप देखो तो ये माना जाता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी, एंड आप उस जगह पे बैठे हो कहाँ पर आपका एक डिसीजन या एक साइन कैन चेंज अ लाइफ्स ऑल्सो, कैन ब्रिंग अ स्माइल इन मैनी फेसेस। तो ये रियलिटी या कॉन्ट्रास्ट होता है। बुक में या पॉलिसी पढ़ते वक्त हमके बहुत सारा चीज़ें आइडियल लगता है कि ये सब चीज़ें होगा करके, बट हमें ग्राउंड पे आने के बाद प्रैक्टिकल चैलेंजेस अलग होता ही होता है। बिल्कुल अलग होता है। बट आपका अभी वही कह रहा हूँ मैं, ब्रॉड में आपका ये होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। इन द एंड ऑफ द डे हमें आपके सामने आने वाले व्यक्तियों को जस्टिस, न्याय देने का काम होना चाहिए। नहीं होगा तो एटलीस्ट उनका सुनवाई करके क्या रास्ता हो सकता है वो तो बताना इतना छोटा सा जिम्मेदारी होगा, ताकि वो आपके पास आया कुछ सोच से आया होंगे कि मेरा समस्या का समाधान हो सकता है करके, होने लायक होगा तो आप ज़रूर उसको टाइम बाउंड करके करा के दे देंगे। नहीं होगा तो उसके कैसा कर सकते हैं
वो चीज़ें ज़रूर उनको बता सकते हैं। यही मेरा मेन डिफरेंस था कि प्रैक्टिकली और रियलिटी में, कि रियलिटी में हम सोचते हैं कि बहुत सारा स्कीम्स हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है करके, बट इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अब पहाड़ पौड़ी जैसे जगह पे सेम प्राइस मिलता है हमें एक आवास बनने के लिए गवर्नमेंट से, और रुड़की मतलब प्लेन एरिया में भी सेम अमाउंट मिलता है, अमाउंट सेम है। बट आपको देखे जाएंगे तो आपका कितना भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, आप पूरा नीचे है, नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग होता है, तो घर बनाने के लिए पहाड़ में कॉस्ट बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा वाला चेंजेस हम तब पॉलिसी लेवल पे बैठते हैं, तब हमें ये चीज़ है रीजनल का क्या रोल है, हर रीजन को कैसा पॉलिसी शुड गिव सम बेनिफिट इन द सेंस, और इन द सेंस स्कोप फॉर फील्ड ऑफिशियल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द फील्ड, वो कैसा दे सकते हैं हम, वो हो जाता है। तो हमारा पूरा सेटअप देखें तो एक IAS ऑफिसर के लिए ये सिस्टम डिज़ाइन ऐसा किया है कि हम सबसे छोटे से ईओ नगर पालिका हो या इवन तहसीलदार लेवल से लेके तहसीलदार, SDM एंड देन CDO, DM, नगर आयुक्त, ये सब चीज़ें हमें फील्ड का नॉलेज लेके तब हम कब पॉलिसी लेवल पे बैठते हैं सेक्रेटरीज वगैरह बन के, तब हमें ये सब चीज़ें ग्राउंड का नॉलेज हमें ज़रूर आता है, और उनका क्या कमी है, उनको क्या दिक्कत है, वो सब चीज़ें हमें याद रहता है। तो वो इस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में ही हम लेके जाएंगे ताकि हमें रियलिटी को और बढ़ोतरी दे जाए। तो जैसे अभी ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी या ऑब्जर्व की कि हाँ अभी कोई भी ऐसी स्कीम या कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी बट अभी तक हुई नहीं और अभी जा कर के हो रही है? एक दो ऐसा ये नहीं कह सकता मैं, कई स्कीम्स हैं हमारे लिए। अभी भी हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर एंड ऑनरेबल CM सर का भी निर्देश वही है कि हमें हर स्कीम को सैचुरेशन लेवल पे लेके जाना है करके। तो और हर स्कीम को हमें मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया है। फॉर एग्जांपल हमें सोशल पेंशन था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के भी बारे में बात करें कि पेंशन हो या उनको मिलने वाले इंश्योरेंसेस हो, वो चीज़ें हमें जनधन जैसा योजना आने के बाद किस किस के अकाउंट खुल गया, उनको ऑटोमेटिकली ₹1 क्रेडिट डेबिट होने से कितना इंश्योरेंस स्कीम का उनको लाभ मिल रहा है, उनका सूचना नहीं होता है कई लोगों के पास कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था और मेरा राइट्स क्या है करके। और जैसे ही आप बाकी स्कीम का भी बारे में बात करें, हम इम्प्लीमेंटेशन में हमें डिजिटल स्कीम के बारे में, फॉर एग्जांपल हम ऑफिस चलाने के लिए ई-ऑफिस का भी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है अभी, तो लगातार हर एक ब्लॉक लेवल पे हो गया, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। अभी हुआ, पहले शासन लेवल पे हुआ। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अब जाकर के जो पूरा सिस्टम है अब जाकर शुरू हुआ। मैं कह रहा हूँ पहले शासन लेवल पे हो गया, शासन लेवल के होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे लेवल पे आ गया, अभी हर एक ऑफिस ई-ऑफिस से जुड़ गया। थोड़े दिन के बाद हम पेपरलेस सोसाइटी का क्या, पेपरलेस गवर्नमेंट का क्या सोच रहे थे, वो रियलिटी बनेगा विद टाइम। अभी हम उस मोड पे हर एक ऑफिस काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक तो लक्ष्य होता है और जाने का रास्ता होता है। मैंने कैसे मेरा प्रयास के लिए कितना टाइम लगा, ऐसे एक टाइम एक फैक्टर है, उससे कोई बच नहीं पाएंगे हम, उसको हर दिन बेहतर करना ही, किसी भी काम में हम बच नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा। वो नहीं कह रहा हूँ मैं। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें तो हो सकती हैं जो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं या जो है CM सर कह रहे हैं, तो वो चीज़ तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। आई थिंक ये एग्जीक्यूशन में कुछ इशू आता है, एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल ई-ऑफिस का बात करूँ, ई-ऑफिस के लिए हमें हर एक स्टाफ को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उतना सिस्टम स्कैनर ये सब चीज़ें लगा के रखना पड़ेगा ताकि अपना फाइल साथ में साथ कौन लोग आ रहे हैं, हमें डिजिटल लिटरेसी क्या है। फॉर एग्जांपल हर एक मेल पे ही आ रहा है अपना एप्लीकेशन, नहीं, सब लोग अपना टाइप करके आ रहे हैं या नहीं तो लिख के ले आ रहे हैं। उनके लिए हमने फैसिलिटी रखा है हमारा ऑफिस में कि नहीं, आपको अपना एप्लीकेशन है वो ई-ऑफिस माध्यम से ही आप तक आने के लिए क्या करना है, ऐसा फैसिलिटी करना। ये सब चीज़ें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता है और ग्रेजुअली हर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इसीलिए टाइम लाइन भी हर एक स्कीम के लिए थोड़ा टाइम लाइन मिल जाता है। आप कहीं भी नरेगा हो या अभी जी-राम जी हो गया या कोई स्कीम हो, आवास योजना हो, फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसको टाइम जरूर दिया जाता है, 3 साल 5 साल। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये स्कीम तो ठीक ठाक नहीं है, तो ये स्कीम ही ठीक नहीं है या इस स्कीम की ज़रूरत नहीं थी, इस स्कीम से लोगों को लॉस है या हो ही नहीं सकता, अच्छा नहीं है?
क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ चलना होता है, लेकिन फिर भी मतलब इनर कॉल ऐसा आता है कि हाँ ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। होता है कभी आप? तो ब्यूरोक्रेसी का रोल है एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो शासन से दिया गया निर्देश को, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। एज सच ऑन पेपर मैं विथ कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कोई स्कीम हो ही नहीं सकता कि गलत हो। हर स्कीम बेनिफिट्स होगा ही होगा। अब आएगा उस स्कीम का बेनिफिट्स किसको दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए और कब कितना टाइम फ्रेम में दिया जाना चाहिए। ये तीन हो सकता है, बेसिक मानक हो सकता है कोई स्कीम के लिए। आवास योजना में कौन पात्रता रखता है और उनको इंस्टॉलमेंट 4 आना था तो कितना टाइम में आना था, मिला कि नहीं। या तीसरा आएगा कि टाइम आपका किसको देना था और कितने ड्यूरेशन में उसको ड्यूरेशन और ये चीज़ें आएगा। तो इस बीच में कुछ चैलेंजेस भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को उसी टाइम में कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसको पूरा घर नहीं बन पाया, उसको किस्ता रुक गया क्योंकि उन्होंने जियो टैग नहीं किया उस टाइम पे। तो ये चैलेंजेस केस टू केस बेसिस होता है। बट हमारा इम्प्लीमेंटेशन में व्हेन वी सी द इम्प्लीमेंटेशन 90 to 95% हमेशा टाइम पे चलता है। 5% की चीज़ें या 5% से कम आसपास में कुछ एडिशनल टाइम लग जाता है। मतलब सबसे बड़ी बात है स्कीम्स में कोई खराबी नहीं होती। नहीं, स्कीम से कभी देखते ही नहीं, खराब नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज या चैलेंजेस हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में जरूर हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, वही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हम क्या कहते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन को ही तेजी करने का, बेहतर करने का, वही हमारा लिए एक्चुअल में डेली चैलेंज ही वही है। कैसे मैं इसको सुधार करूं, और सुधार कभी अंत नहीं होता है। नहीं, कभी तो बैक ऑफ द माइंड ऐसा चलता होगा कि नहीं ये इसमें तो कुछ तो है, इसको तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। नहीं, ऐसा स्कीम मेरे तो नहीं आया, बट उस स्कीम में क्या बेहतर हो सकता था ऐसा सुझाव हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि स्कीम डिज़ाइन करने के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, कौन डिज़ाइन कर रहा है, वो लोग हमारे सोसाइटी के पहले नीचे स्तर से ही जाके सचिव वगैरह लेवल पे होता है, उन लोगों ने भी अपना सोसाइटी को स्टडी करके ही गए होंगे, देखा होता वो है। टाइम गैप, सोशल चेंज और हमारा स्कीम में लाने वाला चेंज, ये पेस मिसमैच होने से चेंजेस और सुझाव हो सकता है स्कीम में। बट ये ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरा अनफिट हो हमारे लिए, ऐसा स्कीम नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं अभी तक। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कोई भी स्कीम, कोई भी योजना जो सरकार आप लोग की लेकर के आती है, वो सभी स्कीम बहुत ही बेहतर होती हैं। बेसिकली उस स्कीम का बेनिफिट एंड यूज़र तक, जिसको हम बोलते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, पहुंचाने की इच्छा होती है, और उसको एग्जीक्यूट करने का पूरी जो जिम्मेदारी है वो तो प्रशासन की होती है पूरी तरीके से। अब एक सवाल सर, लेकिन कई बार हमने खुद महसूस भी किया है बीइंग अ जर्नलिस्ट, और बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है सर, है ना। आप शायद उसको एग्जीक्यूट करने का पैटर्न किसी और तरीके से सोच रहे हो, आप चाह रहे हो कि हम इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करें, या कोई ऐसा काम जो आप शायद नहीं करना चाहते, बट फिर भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि भाई इसे तो आपको करना है। अभी तक आपने फेस किया, नहीं किया, ऐसा होता है या नहीं होता? पॉलिटिकल प्रेशर इज़ अ रियलिटी, बट पॉलिटिकल प्रेशर काम को तेजी लाने के लिए भी हो सकता है। करेक्ट। एक तो काम, बहुत पॉजिटिव है सर आप। नहीं पॉजिटिव नहीं, आप बहुत पॉजिटिव है सर। सच्चाई है ये। दूसरा, काम को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए पॉलिसी के साथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का गाइडलाइंस जरूर आता है, रूल्स बन जाता है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, उनको सब चीज़ें डिफाइंड है। ऐसा नहीं होगा कि मैं कैसा चाह रहा हूँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ें किसको देना चाहिए उसके लिए एक मानक होता है, और कब देना चाहिए उसका भी टाइम फ्रेम होता है। ये चीज़ें पहले ही डिफाइंड है, और मेरे हाथ पे, इन द सेंस इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के पास, उसको फॉलो करने का और कई चीज़ों के ऊपर तेजी लाने का, यही 2 चीज़ें हैं। इसी को एफिशिएंसी और एफिकेसी आप बोलते हो। तो उसी चीज़ों को देखना है आपको, और हर चीज़ें पहले डिफाइंड है ही। हमारे पास ऐसा स्कोप ही नहीं है, कहाँ जाता है कि आप कानून के बाहर या स्कीम के गाइडलाइंस के बाहर कुछ काम करो करके। ऐसा प्रेशर तो आता भी होगा, वो प्रेशर माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर क्या सिर्फ पॉजिटिव ही होगा? पॉलिटिकल प्रेशर नेगेटिव भी तो हो सकता है कि आप जनरली सर, हमने बहुत सारी चीज़ सुनी कि भाई ये चीज़ तो पॉसिबल, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सोशल बेनिफिट में नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है,
है ना, लेकिन फिर भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने हों या चीज़ों में थोड़ी सी फेरबदल करनी हो तो वो तो प्रेशर होता है ना सर, कि वो नहीं होता? प्रेशर सिंपल बात है, प्रेशर को कैसे डिफाइन एग्जीक्यूशन का प्रेशर सर अलग है, फास्ट करने का। आप फिर पेस को स्पीड, आप सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं कि जल्दी कर दो, वो प्रेशर अलग है। गलत करने का प्रेशर नहीं होता सर। मैं वही कह रहा हूँ, अभी सिंपल है। आपको दो तरीके का आ सकता है, आपने कहा एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है कि गाइडलाइंस के बाहर जाके काम करने का, करने को बोला या कानून के बाहर काम करने का। करेक्ट, दो ही चीज़ होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और कुछ नहीं हो सकता। तो उसको कैसा आप प्रेशर ले रहे हो? इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रेशर। सर प्रेशर क्यों नहीं होता? आप उसको करने वाला चीज़ों के ऊपर है ना प्रेशर, न करने वालों के ऊपर क्यों प्रेशर ले रहे हो? इट्स नॉट प्रेशर एट योर लेवल। सर मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सर, वो ये कहते हैं कि ये काम करो, अदरवाइज यहाँ से ट्रांसफर वहाँ, वहाँ से ट्रांसफर यहाँ। ये भी तो सुना होगा आपने। नहीं, ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। करेक्ट है, लेकिन कई बार वो प्रेशर ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ कर देंगे, किसी और को बुला करके वो काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा करियर किसी और को बुला करके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बट ठीक है कि आप मतलब किसी ने बात नहीं सुनी। ये केसेस मोस्टली देखे जाते हैं, ये मैं कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ सर, है ना, ऐसे देखे जाते हैं। लोगों ने महसूस भी किया है कि किसी भी पॉलिटिशियन ने, मैं सीधा मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स ने कहा कि आप इस चीज़ को बाईपास करके कर दो काम। अब एक IAS ऑफिसर उस काम को नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि ऑनेस्टी के साथ खड़े रहें। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं सर। अब उस शख्स ने नहीं किया, उस ऑफिसर ने नहीं किया तो उस ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाएगा, उनकी जगह पे कोई और आ जाता है। कर दिया तो ठीक, कर दिया तो आत्मा को मार दिया, नहीं किया तो सर पोजीशन को यहां से वहां शिफ्ट करना पड़ गया, नहीं किया तो सर पता चलता है कि सच कहीं भी तलब कर दिया सर। ये तो होता है सर, नहीं होता है सर, और होता है तो फिर चलो, अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन आएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे सर? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को आपको कोई विभाग फिक्स नहीं है, आपको या ऑफिस फिक्स नहीं है। तो आप कह रहे हो कि कॉन्सिक्वेंसेस, वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? तो आप इस जगह के जाके दूसरा ऑफिस जा रहे हो। तो मैं कर्नाटक से इतना दूर से इधर काम करने के लिए आया हूँ, मुझे इस ऑफिस से दूसरा ऑफिस जाने से कोई फ़र्क नहीं है। मैं इतना कह रहा हूँ, ऐसा वाला प्रेशर पे किसी ट्रांसफ़र हो जाता है तो कोई उससे कोई क्या, मैं मन विचलित तो करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, प्रेशर तब भी होगा मेरे ऊपर करने लायक काम के लिए होगा, मेरे ऊपर, मेरा पर्सनल है। मेरे प्रेशर तब होगा, मुझे करने का काम है, मैंने कर नहीं पाया। मैं क्या सोचा था कि इतना टाइम में करना था, या अब करना था, या कल 2-3 दिन में करना था, उसको कर नहीं पाया। वो मैं महसूस करूँगा प्रेशर। प्रेशर देना अलग है, प्रेशर लेना अलग है। सेल्फ मेड, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने उसको प्रेशर, वो प्रेशर नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको एज अ प्रेशर ले रहे हैं कि भाई ठीक है, उसको फास्ट काम कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैं जल्दी कर लेता हूँ, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। मैं किस प्रेशर की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल प्रेशर, एक तो प्रेशर आना, एक प्रेशर लेना। अब आपको इंडिविजुअल ऑफिसर के ऊपर भी होता है कि उस प्रेशर को आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ऐसा गलत काम के लिए मेरे अभी तक कोई एक भी कोई मेरा सीनियर्स है या कोई पॉलिटिकली लीडर्स भी है, मेरे लिए तो ऐसा कोई निर्देश आया नहीं है, और मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसा आ सकता है करके। सबसे अधिक किसको फॉलो करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है, दिल को या दिमाग को? दिल पहला आना चाहिए, दिल पहले आना चाहिए। कन्फ्यूजन के टाइम में आपको दिल का बात समझोगे तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, दिमाग का बात से थोड़ा कन्फ्यूजन और पैदा हो सकता है। तभी तो सर ने बोला कि भाई इसीलिए सब पॉजिटिव लेकर के जा रहे हैं सर, है ना, सारी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिवली चीज़ें पुटअप कर रहे हैं, और वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल की सुने या दिमाग की सुने, भाई दिल की सुनना, है ना, लेकिन दिल सही होना चाहिए, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। तब आपको क्लैरिटी आ जाता है। माइंड आपको 2-3 चीज़ें बता सकती है, ये करो वो करो, नहीं ऐसा करो करके, बट दिल आपको कभी ड्यूअलिटी में नहीं डालेगा। ड्यूअलिटी में दिल नहीं लेकर जाएगा, दिल नहीं जाएगा। अच्छा, दिल बिल्कुल क्लियर होता है। दिल ऑब्वियसली आपको हार्ट को माना जाता है कि वो प्योर ही होता है, बट सुनने के लिए आपको सोल हमारा प्योर हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसको सुनने के लिए आपको आवाज़ इधर से सुनना पड़ेगा। वो वही सुन रहे हो कि कहाँ, आपको वो देखना है पहले, आप सुन रहे हो कि नहीं अपना बात को। तो अपने बात को आप सुन रहे हो तो कोई टेंशन नहीं होगा, आपको प्रेशर आएगा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, प्रेशर दे भी दिया, प्रेशर लेना ही क्यों? पहली बात वो है ना, आप पर्सनालिटी के ऊपर डिफाइन है। प्रेशर दे दिया, ठीक है, आपका डेफिनेशन देखो ना, प्रेशर लेने का बात है, क्यों ले रहे हो? तो वेरी सिंपल है, आपको प्रेशर तब भी है
कि करने वाला काम भी मुझे पता है कि ये करने वाला काम था, मैं फिर भी नहीं किया, तब मुझे ऑटोमेटिकली नींद भी नहीं आएगा। दैट इज़ अ प्रेशर। मैं आराम से सो रहा हूँ, आराम से उठ के काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे उस तरह का प्रेशर है ही नहीं। गलत करने का प्रेशर कभी नहीं है। सही करने के लिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो ऑटोमेटेड प्रेशर है मेरे ऊपर, मेरा ही प्रेशर है, वो ज़्यादा मायने रखता है मुझे बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा। इंटरनल प्रेशर मैं अभी भी क्या हूँ, पहले भी मेरा भी इस प्रोसेस में, पूरा प्रिपरेशन प्रोसेस में मैंने अंदर कितना देखा है उससे ज़्यादा पता चलता है हमें, ताकि बाहर ये जो जवाब है मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। भाई दिल की सुनो, और दिल पहले साफ करना, इसके बाद दिल की सुनना, है ना। ऐसा नहीं कि दिल पहले वो ख़राब कर रखा है फिर कहते हो दिल की सुनता है, मेरा दिल तो ये कर रहा है। तो ये बहुत सोल की सुनना है। आप अंतरात्मा आपकी बिल्कुल सही रिप्लाई करती है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की एक और हम सिनेरियो की हम बात करते हैं। जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं मात्र 5 साल के लिए। उनका विजन ये होता है कि इन 5 सालों में हम कुछ ऐसे काम करें जिससे कि नेक्स्ट इलेक्शन फिर से वो जीत जाएं। उनका विजन 50 साल का नहीं हो सकता, 60 साल का नहीं हो सकता। भले ही हम कितने बड़े विजन की बात करें, कितने दूर विजन की बात करें, जनता से वोट लेने के लिए हम कुछ भी बोलें, वो एक अलग विषय है, क्योंकि उन्हें 5 साल बाद इलेक्शन में जाना होता है और हमें वोट लेना होता है। बीइंग एन IAS ऑफिसर, क्या आप लोग सोचते हैं, आप लोग चूँकि एक पॉलिसी जब भी हम बनाते हैं तो सचिव जो भी सेक्रेटरी जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, सभी IAS हैं, वो मिलकर के उस चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो क्या उनका विज़न क्या होता है, पॉलिटिकल विज़न क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है नहीं होता है सर? क्योंकि उनका विज़न तो सर, पॉलिटिकल लोगों का विज़न तो 5 साल के लिए है कि 5 साल अच्छा करो यार, इसके बाद तो मुझे इलेक्शन जीत करके आना है, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। IAS ऑफिसर का विज़न 5 साल का तो है नहीं, वो तो आए और लंबा खेलेंगे सर। वो ये चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशनली वेल डिफाइंड है। तो ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है कि परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और पॉलिटिकल क्लास 5 साल के लिए आते हैं, उनको टेम्पररी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब आएगा कि इन दोनों में क्या मिलन हो रहा है। आज के दिन में पॉलिसी बन रहा है, उसका विजन पूरा ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का ऑफिसर्स दे रहे होंगे, उसको भी गाइड करने का लीडरशिप है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास है। क्योंकि कैबिनेट डिसीजंस आर हायर देन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस बाय एनी रैंक ऑफिसर। कैबिनेट हायर रैंक पे है। अभी कैबिनेट में बैठे हैं लोग, कोई भी होंगे, हमारा मिनिस्टर सर्स होंगे, वो लोग ऑफिसर्स से ज़्यादा पहले से ही लोगों से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ इतना अनुभव भी है कि हमारा समाज को कहाँ और कैसा देखना चाह रहे हो करके। पॉलिटिकल लोग ऑब्वियसली मैं खुद मेरा एग्जांपल, मैं खुद अपना एफर्ट या तो स्टडी रूम, लाइब्रेरी या मेरा घर, इधर किया होगा। बट 5 साल का जीतने के लिए द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल इंटरैक्ट विथ n नंबर ऑफ पीपल। सोशली उनको ज़्यादा होगा और उनका स्किल सेट ज़्यादा होगा, और वो हमें सही से चीज़ें, लोगों का क्या है, उनका राय और वो क्या चाहते हैं, तो ऑफिशियल क्लास से ज़्यादा पॉलिटिकल क्लास जानते हैं। ये सच्चाई है। तो उनको और चैलेंजेस भी है, 5 साल के बाद फिर से उनको एक देखना पड़ेगा। तो वो हमें विजन देते ही देते, उस टाइम का कोई भी होगा स्ट्रक्चर, और ये रोटेशन में है। ऐसा नहीं होगा कि हमारा पॉलिटिकल क्लास में भी 100 लोग होंगे तो 100 लोगों में से पूरा लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले भी 5% लोग होंगे, तो वो रखते भी है और जाते भी है। उनका विजन तो शॉर्ट टर्म रहता है, मेरा ये कहना है। और शॉर्ट टर्म विजन देश की तरक्की में तो मैं बाधक मानता हूँ। देश की तरक्की कैसे हो सकती है सर? हमारा देश इतने वर्ष हो गए सर आज़ादी के, आज भी हम डेवलपिंग फेज़ में हैं। कब तक रहेंगे कुछ आइडिया नहीं। 75 साल हो गए, 75 वर्ष हो गए सर। कब तक रहेंगे हम? कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हमारा देश अभी भी डेवलपिंग फेज़ में चल रहा है, डेवलप्ड नहीं है? तो वो पॉलिटिकल लोग तो कहीं ना, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल क्वेश्चन से, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों से मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, वो क्वेश्चंस आपसे नहीं पुटअप करना चाहिए, बट फिर भी ये कुछ कहीं ना कहीं वो सामंजस्य की बात है कि एक ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल हमारा पूरा सिस्टम है वो सामंजस्य बिठाता है नहीं बिठाता है। सवाल ये है, मतलब ये पॉइंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि
अगर देश को विकसित होना होता तो मैं समझता हूँ कि 50 ईयर्स सफिशिएंट है सर। आज भी हम उसी वाले सिस्टम में चल रहे हैं कि अच्छा तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो। आज भी हम कास्ट बेस्ड ही सारा सिस्टम चला रहे हैं। आज भी हम जो है उसी चीज़ों को, हम सड़क बिजली पानी की फाइट कर रहे हैं सर। हम भुखमरी गरीबी की बात कर रहे हैं। मतलब इतने वर्ष पहले हम आज़ाद हुए और आज भी हम उसी पर खड़े हैं सर। तो हमारे विजन में कहीं तो कमी होगी। अगर हमने ये कह दिया कि भाई इतने रुपए हम लगा रहे हैं और लगाने के बाद जो है इतने लोगों की गरीबी हम खत्म कर देंगे, सर डबल गरीब आ रहे हैं सर उसके बाद। तो कहीं तो कुछ इशू है सर। वो एग्जीक्यूशन में, या तो आपने कहा पॉलिटिकल लॉबी में, पॉलिटिकल लॉबी का वो सेंस नहीं है। या तो जो आप लोग के पास जो सेंस है, जो ब्यूरोक्रेसी के पास जो सेंस है, उस सेंस का सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो। क्या है सर? आपने बात किया कि हमें 75 साल लगे, हम डेवलपिंग स्टेज में है करके। राइट। तो इसको थोड़ा हमें और डिटेल में देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ आए, स्टार्ट कहाँ से किया, एक बात। दूसरी बात है डेवलप्ड और डेवलपिंग, ये डेफिनेशन कौन दे रहा है? अगेन ये पॉलिटिकल है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल देखेंगे, उसके बेसिस पे देख रहे हैं। उसके बेस पे देखेंगे। इस बीच में ये वेस्टर्न वर्ल्ड का डेफिनेशन था कि डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात हो रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ फॉर्म वेयर यू एम्पावर पीपल। देयर इज अदर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। राइट। हमारा ही एक नेबर स्टेट है भूटान, उन्होंने वर्ल्ड को कहा क्यों मेरा पुअर्टी को आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे ही क्यों कह रहे हो? राइट। इट शुड बी जज्ड बाय अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इफ वी सी द इंडिया, देर आर इवन द वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट खुद है कि मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी को सिर्फ एक डायमेंशन से मत सोचो। पुअर्टी कैन बी ऑफ सोशल ऑल्सो, पुअर्टी कैन बी ऑफ मैनी थिंग्स। आप इकोनॉमिकली, इवन इफ यू आर अर्निंग ₹1 crore per month, if you are not satisfied with your work, if you are not happy in the life, then where is the development then? Correct. So ये सब चीज़ें अलग अलग है। अब हैप्पीनेस इंडेक्स में भी सर इंडिया अभी उस पोजीशन में नहीं है सर। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इफ यू थिंक ऑफ 75 years, देश का प्रगति हुआ कि नहीं हुआ, आप अपना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटा भी देख लेंगे, बहुत सारा चीजें हुआ। सर ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है सर, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होता रहेगा सर। इंडिया ने जीरो में शुरू नहीं किया है, 200 साल ब्रिटिश टाइम के। माइनस बोलेंगे आप? माइनस नहीं कह रहा हूँ मैं। रिसोर्सेस क्रंच क्या था, उस चैलेंजेस में शुरू किया था, इंडिपेंडेंट इंडिया शुरू हुआ था। रिसोर्सेस का क्या क्रंच था, क्या चैलेंजेस था, फ्रेगमेंटेड देश था, इन सबको बचा के हमारा संविधान और हमारा कितना भी लीडर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s to till date, every leaders have contributed, all in positive sense. आप हमें कमेंट कहाँ करना है, कहाँ हमें क्रिटिसाइज करना है, वो भी देखना पड़ेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन है ही और उनका विजन है ही उस स्टेज पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मेरा स्टोरी बोला आपको। हाँ बिल्कुल। ऐसा एक व्यक्ति, कोई भी, ही वॉज नो वन, आई वॉज नो वन, व्हेन आई कैन कम टू दिस लेवल, isn't it a development? डेवलपमेंट है, बिल्कुल है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल आवर लीडर्स। वो आपका पर्सनल एफर्ट्स है, वो आपकी पर्सनल मेहनत है। मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोगों का जो विज़न है, क्या वो विज़न एक लॉन्ग टर्म विज़न नहीं हो सकता जिसमें वो पूरी ही प्लानिंग या पूरा एग्जीक्यूशन सिर्फ 5 वर्षों के लिए ना करें? क्योंकि अगर वो करते, मैं इस पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ सर कि अगर मान लीजिए से हमने कोई स्कीम लॉन्च की और हमने कहा कि हम इन 5 वर्षों में इस समस्या का समाधान कर देंगे, तो समस्या सर 5 वर्षों बाद और हमने उसके लिए फंड्स भी जनरेट कर दिए, सब कुछ कर दिया, अलॉट कर दिया, सब कुछ कर दिया, इवन हमने लगा दिया, मेहनत करनी भी शुरू कर दी। तो क्या 5 वर्षों बाद ये समस्या जस्ट डबल हो जानी चाहिए या 25% बचनी चाहिए या 10% बचनी चाहिए? अगर मैं फेलियर भी हुआ तो 25% फेल हो सकता हूँ, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम 75% तो सॉल्व हो जाए सर। लेकिन ये कैसे पॉलिटिकल लोग हैं, इंडियन पॉलिटिक्स भी आपने पूरी पढ़ी होगी सर, पूरा सिस्टम आपने पूरा समझ लिया होगा, तो आखिर वो किस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो प्रॉब्लम 25% नहीं बचता सर, वो जस्ट डबल हो जाता है प्रॉब्लम। चेंज इन regime also brings change in thought. Right. Change in thought means the priorities will also change. Correct. हमने कहा ना, बहुत सारा
मंजिलें हैं आपको डेवलपमेंट का एस्पेक्ट्स में। कोई एक रजीम चाहता होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही प्रोग्रेस करना है, गलत नहीं है। कोई एक चाहता होगा मेरा सोशल डेवलपमेंट ही प्रायोरिटी है। द चेंज इन प्रायोरिटीज कैन बी एक्सेप्टेड बिकॉज हमारा सोसाइटी है ही ऐसा है कि इंडियन सोसाइटी में हम वी कम विथ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही चीज़ें चाहते हैं। आज के दिन में वो तो सर प्लानिंग स्टेज पे हो जानी चाहिए ना। अगर मैं पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं जाना चाहता, बट फिर भी मान लीजिए अगर मैं कोई प्लान कर रहा हूँ सर कि इस देश में ये भूखमरी नहीं होनी चाहिए, बेगर्स सड़कों पर नहीं होने चाहिए, या ट्रैफिक लाइट्स हमारे देश में सभी युवाओं को एटिकेट सिखाने हैं, और यूथ जो है इस तरीके से रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, कुछ भी मैंने सोचा और मैंने प्लान आउट करना शुरू किया, तो मैं तो प्लान करूँगा ना सर कि साउथ में क्या स्थिति है, नॉर्थ में क्या स्थिति है, अलग अलग स्टेट्स में क्या स्थिति है, लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है क्या नहीं है। प्लानिंग तो सब कुछ होगी। ऐसा तो है नहीं कि सर वो अचानक बैठ करके कुछ भी हमने अच्छा ठीक है जाओ एग्जीक्यूट करो। तो वो हर एक लेवल विजन डॉक्यूमेंट सब बनता है। तो जब वो बन गया सर, हर एक डेमोग्राफी भी हमने उसमें कैलकुलेट किया। जब सारा कुछ क्लियर हो गया फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, कोई आपका योजना हो, प्लानिंग हो, हर चीज़ का सक्सेस 100% तब भी होगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर सर क्लियर कट कहते हैं, अभी 3 शब्द यूज़ करते हैं। एक तो पहले आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उसके साथ साथ एक कहते हैं जन का भागीदारी। कब तक हमारा पार्टिसिपेशन लोगों से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट रात में स्विच ऑफ होता है, तब भी या स्विच ऑन भी होगा, हमारा सिविक सेंस है उतना? इज इट अ प्लानिंग पार्ट? हाँ तो सर इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चालान काटने के बजाय उसको कुछ ऐसा पनिश हम ऐसा करें उसको मेमोरी में फीड हो जाए सर। वो तो कार्रवाई करते मैं भाई वो उसकी मेमोरी में फीड हो जाए, फिर वो दोबारा वो ना करे, उसे देखकर कोई और मोटिवेट ना हो। ये कार्रवाई होता है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होता। मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोगों को एट वन प्लान, यू कैन नॉट आस्क देम टू सिट in a folded hand in a similar way. Obviously there are again a priorities of them also. मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो सोशल एक सेट करके चाह रहा हूँ कि मुझे मार्जिनलाइज कितने साल लगेंगे सर? नहीं, ये तो प्रगति हमेशा होगा, डेवलपमेंट। आज पहले दिन होता था, हमारे पास फीचर फोन था, वो भी हम मानते थे कि नहीं बड़ा हो गया। अब स्मार्टफोन एक नहीं, हर लोग 2 रख रहे हैं, तब भी सेटिस्फाई नहीं है। इट्स नेवर, विश लिस्ट हमारा कभी खत्म नहीं होता है, और डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें कभी नहीं होता है खत्म। इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। हमें इतना ही सोचना है कि हमारा पिछले जनरेशन से इस जनरेशन को मिलने वाले सुविधा उससे बेहतर हुआ कि नहीं। वी हैव टू, मेरा पर्सनल है कि वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशंस ऑफ यस्टरडे विथ टुडे। आर वी मूविंग अहेड और आर वी लैगिंग? हम पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है? तो स्टेट का हम पूरा देश का मानते हैं, कई मानक होता है, अब जीडीपी करके हम कहते हैं, तो वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इकोनॉमिक कह रहा हूँ, सोशल डेवलपमेंट बात होगी, तो हमारा इक्विटी या इक्वालिटी, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका कमेंट होना चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए। और ये लगातार जाएगा और इस प्रोग्रेस में एंड नहीं होगा। एक बार हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पूरा सेचुरेशन कर दिया, विल इट एंड? नो, आई डोंट थिंक। अभी भी हम कई स्टेट में फ्री बीस दिया जा रहा है, तो इसका ये नहीं है कि हम उसमें डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकते। स्टेट इज़ इन अफोर्डेबल स्टेज, और स्टेज ने इलेक्शन के दौरान दिए हुए आश्वासन हो सकती है, उसी के वजह से उनको वोट भी दिया होगा। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप वेयर पीपल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसाइड्स व्हाट दे वांट। इन बिटवीन इन दोनों का थॉट्स के सिंक करते हुए एक पॉलिसी डिज़ाइन होता है। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो उनको एफिशिएंसी के साथ काम करना पड़ता है। सर तो बिल्कुल पॉजिटिव लेकर के जा रहे हैं, मेरा काम है मैं वहीं पे लेकर आऊँगा। मैं एक एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट का नाम नहीं लूँगा, उनके एजुकेशन की बात नहीं करूँगा, वो कैसे गाइड करेंगे कि हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करनी है। फिर से अगेन मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन सर से नहीं पूछूंगा, उसको हम छोड़ते हैं। आपने सर बात की थोड़ी देर पहले इक्वालिटी की, आपको लगता रिजर्वेशन को लेकर के आपका क्या है सर, क्या ओपिनियन है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए और कब तक होना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो स्टेटमेंट था वो फॉर 10 ईयर्स के लिए
उन्होंने रिजर्वेशन कहा था, इसके बाद लगातार वो रिजर्वेशन जो है एक्सटेंशन होता चला गया, और अब अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की जाती है तो चक्का जाम सड़कों पर हो जाता है। रिजर्वेशन भी एक पॉलिसी है, वो इसलिए है कि सभी एक ही स्तर पे नहीं है सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो कौन कौन नीचे है उनको एक अपॉर्चुनिटी और उनको एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप भी अपना कॉम्पीट कर सकें, कौन बेहतर में है, मेन स्ट्रीम में है, उनके साथ। मैं खुद एक रिजर्वेशन का बेनिफिट से ही इस जगह पे आया हूँ। ऐसा हमारा समाज स्तर में कहाँ तक इनइक्वालिटीज़ रहेंगे तब तक रिजर्वेशन रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि कहाँ तक अपना सोशल डिस्पैरिटी ज़्यादा है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज़्यादा है, वहाँ तक हमें देना ही देना है कि एजुकेशन हो, इलेक्शन हो, इन दोनों में देना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को एक ये अपॉर्चुनिटी मिले। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है सबको फाइट करने के लिए। दूसरा, अब मिलेंगे कई बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि ये कहता है कि आप अभी इंटरनल रिजर्वेशन की बात करो। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन ज़्यादा मिल रहा होगा क्योंकि उनको पता है कि इस बात पे मिलता है नहीं मिलता है करके, उसको अवॉइड करने के लिए अब हम जा रहे हैं कि इंटरनल रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जा रहा है। कई राज्यों ने ये करके भी रखा है कि फॉर एग्जांपल मुझे कर्नाटक के बारे में बताया, ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस में उन्होंने इंटरनल रिजर्वेशन रखा है कि इस कम्युनिटी को 2A करके कर दिया, ये 2B 2C करके सेग्रीगेट कर क्रीमी लेयर। नहीं, क्रीमी लेयर के बाद भी जैसे क्रीमी लेयर एक हो गया, क्रीमी लेयर के बाद भी मान लिया एक ही कम्युनिटी वाले या एक ही रीजन वाले ज़्यादा बेनिफिट ना ले, सबको हो जाए, इक्वलाइज, सबको मिल जाए, सबको मिल जाए। ऐसा वाला पॉलिसी बनते रहेगा और बनेगा भी। लेकिन सर, पंजाब हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, उस जजमेंट में यही बात कही गई थी जो आपने कहा कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिला, उसका बेनिफिट मिल गया है, वो लोग स्वतः ही छोड़ दें और वो क्रीमी लेयर में आ जाएं। बट ऐसा फिर उसके खिलाफ भी धरना होने लगा था सर। फॉर एग्जांपल, एक क्रीमी लेयर का ही कॉन्सेप्ट, अब मेरा परिवार को, मेरे माता जी को, मुझे मिला इस बेनिफिट, अब मेरे आगे का जनरेशन को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा। सर, यहाँ तो बहुत से विधायक हैं सर जो लगातार ले रहे हैं सर मैं कंप्लेन कर दूंगा भाई। नहीं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एजुकेशन का कह रहा हूँ। देखो, रिजर्वेशन इज नॉट अ जनरल वन। रिजर्वेशन कहाँ होता है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्शन, 3 E है, इसी में 3 जगह पर मिलता है। तो आपने कोई एक जगह आपने बेनिफिट ले लिया। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया। अब मेरा परिवार में ओबीसी में मेरा 8 लाख से इनकम बढ़ गया, तो मेरे परिवार में इसके बाद सब कोई भी होगा वो फाइट करेंगे, जनरल में ही फाइट करना है हमको। हाँ, यही कह रहा है ना, सरकार भी यही कह रहा है। एक बार आपने एक परिवार को उठा दिया, सर गिव अप कौन कर रहा है? गिव अप करने का कोई छोड़ भी नहीं रहा। नहीं सर, यहाँ ऐसा नहीं ना सर। आप देखो सर, मैं कह रहा हूँ कि सपोज कीजिए कोई IAS बन गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, कि कोई SC ST का कोई सर IAS बन गया सर, मुझे नहीं लगता कि उसको फिर ज़रूरत है कि अगेन फिर उसको कुछ और बेनिफिट्स लेने की या रिजर्वेशन लेने की, या उसके फैमिली में उसके बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी ऐसा, क्योंकि आप इक्वलाइज हो गए सर, मार्केट आप तो शेयर कर रहे हो सारा कुछ सिस्टम, इसके बाद तो इशू नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे सर बहुत से विधायकों को जानता हूँ, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जानता हूँ सर, वो भी ले रहे हैं, उनका बेटा भी ले रहा है, उनके बाद में उनका बेटा ले रहा है सर, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी चल रही है सर। और जब तक वो छोड़ेंगे नहीं सर, बाकी लोग कैसे आएंगे सर मेन स्ट्रीम में? मैं लीगल चीज़ें लीगल है, और साथ में दूसरा है कि है इसको भी अभी जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है गाइडलाइंस, उस बेसिस पे कई स्टेटों ने अपना कमेटी बना के इसको इंटरनल कैटेगराइजेशन बनाने के लिए हो रहा है। इस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऐसा लोग अब तो लीगली बॉन्ड भी हो जाएंगे। अच्छा, लीगल बॉन्ड हो जाएंगे। बाकी SC और ST में भी वो इंटरनल एक बार हो जाएगा, तो ये पॉलिसी टाइम का बात है। अब हम वही कह रहे थे पहले भी, अब एक पॉलिसी आने में भी इतना क्यों टाइम लेते हैं, तो उसको भी बहुत सारा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, क्या रहना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वो एक बार पूरा होके अब का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो सब लोगों को ये लागू होगा ही होगा। और उसके अलावा भी खुद अब वही हम रूट में फिर भी जाएंगे। मैं खुद भी कर सकता हूँ कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं होगा कि मुझे लीगल बाउंडेशन है, दैट्स इंडिविजुअल चॉइस, ऐसा नहीं कर सकते हम। पहल स्कीम में जैसा प्राइम मिनिस्टर सर का कॉल में कितना लोगों ने अपना LPG वाला सब्सिडी छोड़ा था, वो खुद भी बहुत सारा चीज़ें छोड़ सकते हैं हम। दैट्स अप टू इंडिविजुअल। हम किसी इंडिविजुअल को बॉन्ड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इट इज़ लीगल।
मैं तो एक विधायक जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। खैर छोड़ते हैं इस बात को। और सर मैं बहुत सारे डिस्कशन हो गए, मुझे लगता है दूसरी बार भी हम बैठेंगे और शायद बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसको लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों को लेकर के बैठेंगे और हमारे मन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे और आपके जब जवाब सुनते हैं लोग तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है मन में आते हैं। एक सवाल सर रुड़की को लेकर के मैं जानना चाहता हूँ कि रुड़की में आपको बेसिक प्रॉब्लम क्या दिखती है, एक बात, और उसका सलूशन जो है क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं ज़्यादातर जो है देखते हैं कि ट्रैफिक का इशू रहता है, अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग आते हैं, इस पर चर्चा भी करते हैं, पॉलिटिकल लोग भी चर्चा करते हैं, भी का मतलब आप समझ गए होंगे, वो भी चर्चा करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के मतलब एसडीएम जो भी आए उन्होंने भी चर्चा किया, डीएम साहब जो आते हैं उनसे भी चर्चा होती है कि भाई साहब कि सर यहाँ पर जो है कैसे इंक्रोचमेंट ख़त्म किया जाए, ट्रैफिक जाम कैसे ठीक किया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए। हो नहीं पाता सर, अभी भी लोग वो पिछले 5-10 सालों से लगातार वही स्थिति देखने को मिलती रहती है। क्या कहेंगे आप? रुड़की के दो मेन समस्या मुझे भी अंडरस्टैंडिंग हो। एक तो बड़ी ट्रैफिक, उससे रिलेटेड कई चीज़ें हैं। ट्रैफिक के ई रिक्शा का रेगुलेशन है, या हमारा इंक्रोचमेंट्स है, या हमें सेफ फुटपाथ बनाने का हो, ये सब इंटरनल एक में क्लब कर सकता हूँ। दूसरा जल भराव है। अब आपको पिछले बहुत दिनों से देखोगे तो जल भराव का स्थिति बहुत जगह ख़राब था, एक एक चीज़ें फिलअप हो रही है। वैसे ही हर एक साल में बरसात के बाद मेन चीज़ें कहाँ का प्रॉब्लम आया उसको सॉल्यूशन के लिए ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का होता है। वैसे ही ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। इसमें मुझे दो चीज़ें कमी लगती है कि हम सबको एक सिविक सेंस का थोड़ा कमी है। सिविक सेंस का इम्प्लीमेंट करने के लिए आरटीओ पुलिस से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डिफरेंस चालान नहीं आ रहा। काटना सिविक सेंस तो नहीं होगा ना सर, मतलब वो सिविक सेंस कहाँ डेवलप होगा सर? चालान काट लिया कोई, मैं कह रहा हूँ सर, वो कोई बंदा गया सर, कोई यूथ है, कोई युवा है सर, वो गया उसका चालान काट दिया सर, उससे उसका सिविक सेंस कहाँ डेवलप हो रहा सर? आपको एक बार चालान से नहीं होगा तो दोबारा चालान का है, और ये तो रेगुलर है। दूसरा मैं कह रहा हूँ, हमारा आपने बोला एक यूपीएससी प्रिपरेशन में मानक नहीं मान रहा हूँ, उससे एक अच्छा नागरिक भी बन सकते हैं करके आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। ये भी वही कह रहा हूँ, हमारा जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ही नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट में मेरा कंट्रीब्यूशन है, हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन है, हर एक सिटीजन अपना कंट्रीब्यूशन से ही गवर्नमेंट चला रहा है। ये हम कब तक हम घर के बाहर का रोड गवर्नमेंट का है करके मानेंगे? तो ये एटीट्यूड चेंज है कि मुझे लगना चाहिए कि ये मेरा पैसे से बना हुआ रोड है, ये मेरा रोड है, मैं फेंकूंगा नहीं क्योंकि ये मेरा रोड है या मेरा पब्लिक स्पेस है करके कब तक हम सोचेंगे? सोचने लगेंगे उस दिन से ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। कब तक हम घर के अंदर है, हमारा सेल्फिशनेस बाकी बाहर एक पब्लिक सेंस के साथ हमें रहना चाहिए, उसी को हम कहते हैं सिविक सेंस। तो किसी के लिए हम क्यों वेट कर रहे हैं ट्रैफिक में? क्यों वेट करना चाहिए हमें? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। वो चीज़ें आना है, और लगातार हमारा भी निगम, ट्रैफिक और साथ ही साथ तहसील से भी इसको प्रयास किया जा रहा है। कई कई जगह पे हमने ज़ीरो जोन करने का है, और जैसे ही एक हमें बड़ा स्ट्रेच पे एक वेंडिंग जोन मिल जाते हैं, तो वेंडिंग जोन मिलने से हमारे लिए कई लोग ये रिपीटेडली हम एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, उनको बार बार हटाने के बाद भी आ रहा है, उनको हमें कई जगह हमें तय करना जाए कि उनका भी एम्प्लॉयमेंट का इशू है, ऐसा नहीं है कि वो भी मजबूत है। तो वो चीज़ें तब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हम क्लियर करते रहते हैं और चलान करते रहते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या है? पहले तो एटीट्यूड चेंज, हमें मनोभाव सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए, तो लोगों को सबसे पहले खुद को चेंज करना होगा, दूसरे लोगों के लिए भी कुछ मुझे सोचना है। व्हेनेवर मैं कह रहा हूँ, घर से बाहर आते ही दूसरे लोग हैं मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा घर नहीं है, अब मैं दूसरा लोगों के लिए साथ हूँ, तो दूसरा लोगों के लिए सोचने का एक भाव। साथ ही साथ हमारा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने जैसा कहा कि एक चालान से बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, तो हम और चालान काट दें। नहीं, और टेक्नोलॉजी यूज़ करो, और टेक्नोलॉजी यूज़ करो। फॉर एग्जांपल अभी बेंगलोर में मैं खुद बाइक बिना हेलमेट चला ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे उधर पुलिस को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑटोमेटिक मेरा घर पे चलान आएगा करके मुझे पता है, क्योंकि सीसीटीवी सर्वेलेंस है, वो पकड़ेगा, अपना नंबर प्लेट लेगा और घर पे चलान भेजेगा। पुलिस भी किसी का गाड़ी रोकता है तो वही कहेगा कि आप पिछले चलान कितना भरा कि नहीं भरा,
वो नहीं पूछेंगे कि आपका गलती क्या और ये वाला तो चला गया आपके घर। है। यही कह रहा हूँ मैं, उस सिविक सेंस को इम्प्लीमेंटेशन मिले हमारे लिए चैलेंजेस है ही। अब हम बात करें तो पूरा ट्रैफिक सिग्नल को करने के लिए वो इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम करके आता है। उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हमारा सोसाइटी और हमारा प्रायोरिटीज़, सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़, ये सब मैच हो गया, कहाँ उसको जोड़ता है, तब ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा। बट आप होपफुल नहीं रहोगे, आप चेंजेस के लिए तैयार नहीं रहोगे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पॉडकास्ट को एंड करता हूँ, लेकिन वो चालान वाली बात पे ना एक मेरा दोस्त है सर, वो पूछता है कि अखिलेश भाई ये जो है जब हम हेलमेट नहीं लगाते हमारा चालान कट जाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाते चालान कट जाता है, लेकिन जो सड़क पे गड्ढे पड़े हुए हैं उसमें चालान किसका कटेगा? और सड़क पे चलते हुए सर वो लाइट्स नहीं जल रही होती हैं, उसमें चालान किसका कटना चाहिए? ऐसा कमी होगा सर, ऐसा होता है नहीं, सर, कमी सड़कों में हाँ जी सर, सड़कों में गड्ढे होते हैं, तो अब वो पूछता है सर कि अच्छा इसमें चालान किसका कटना चाहिए, इसमें मतलब किसका काटे चालान? और सर जिस सड़क पे चल रहे हैं सर वहाँ पे लाइट्स नहीं है सर, तो ऐसे कंडीशन में चालान सर किसका काटें किसका ना काटें समझ में नहीं आता। तो थ्री बेसिक पार्ट है। एक हो गया सिटीजन्स, एक हो गया गवर्नमेंट मशीनरी, एक हो गया यूजुअली हम कहते हैं कि मीडिया भी कहते हैं उसको थर्ड पिलर जैसे। अब आएंगे हम, गवर्नमेंट ने बनाया रोड में खर्चा किया एक्स अमाउंट, अब गड्ढे बन गया, उसको फिलअप करने के लिए एक्स प्लस कुछ अमाउंट आएगा, दैट्स अ चालान फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, दैट्स अ चालान इन द एंड ऑफ द डे। लेकिन उस गड्ढे की वजह से सर हेलमेट हम इसलिए कंपलसरी कर रहे हैं सो दैट उसका एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट हो भी तो उसका कुछ नुकसान ना हो, राइट। और गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं सर, उसका क्या? नहीं, ऐसा वाला गड्ढे को सर गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो गया तो फिर सर उसका चालान तो काटना पड़ेगा ना सर, किसी न किसी का, गवर्नमेंट का चालान कटेगा सर, किसका कटेगा फिर? मैं वही कह रहा हूँ, गड्ढे को भरने के लिए गवर्नमेंट ही चालान लेकर के हमसे फिर गड्ढा भरेंगे सर। नहीं, आप पूरा का पूरा सिस्टम में सभी लोगों का ये आता है, टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को पैसा आता है कि सुधार करने के लिए आता है। उस सुधार में अभी गड्ढे कहाँ होगा, हर साल बारिश के टाइम में अपना टेक्नोलॉजी होगा, उस टाइम में टेक्नोलॉजी हम पहले ऐसा पॉडकास्ट सिस्टम भी नहीं था, आज हम पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे हैं और इस बात को मैं इधर बैठ के ही लाखों लोग बता पा रहा हूँ, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था। सो मैं वही कह रहा हूँ, रोड का टेक्नोलॉजी में भी कुछ चेंजेस आएगा तो गड्ढा फ्री भी हो सकता है आपका। सीसी अभी सीमेंट वाला कितना भी रोड होता है उसमें ज़्यादा होता ही नहीं है, और बारिश हॉल वेदर रोड करके आता है, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे उसका भी समाधान होगा। बिना गड्ढा मुक्त वाले करने के लिए बार बार भरने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा हमें। रुड़की के लोगों ने एक सर कमेंट किया था हमें, वो कहा था कि सर वो कोर कॉलेज है सर, कोर कॉलेज से लेकर के रुड़की आने तक सर लाइट नहीं जलती उधर, तो उसे आप संज्ञान में ले लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लोगों की। ठीक है, थैंक यू, मैं इसको नोट कर लूँगा। खैर ये शिकायत दर्ज कराने का कोई प्लेस नहीं था, लेकिन आप लोग जो लिख देते हैं वो मैं पूछ लेता हूँ। बहुत सारी बातें आपने जो लिखी थी वो हमने नहीं पूछी, क्योंकि बहुत सारी बातें बाद में पूछ लेंगे, है ना, वक्त हो चला है, बहुत सारी बातें हो गई हैं। लेकिन ये जो पूरा पॉडकास्ट था, मैं समझता हूँ कि एक इंस्पायर करती हुई आपको पूरी जर्नी नज़र आई होगी। एक वो शख्स जो एक सपना देखता है, सबसे पहले उनकी माँ एक सपना देखती हैं, और उस सपने के बाद अटेम्प्ट के बाद एक किक, और किक के बाद जब वो सफलता हाथ लगती है तो वही दोस्त माला पहनाए हुए नज़र आते हैं जिन्होंने कहा था क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो आज हमारे शख्स, वो जो है हमारे साथ बैठ करके पूरी खुल करके बातें हुई। जो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। आपने जो समय दिया सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।